1:30 सिर्फ दूरदर्शन उर्दू पर। आदाब, मैं घनश्याम उपाध्याय हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर बेस्ड खास प्रोग्राम को लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे दुनिया के बदलते मंजरनामे की। ये दुनिया जानती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। इकोनॉमिक लिहाज से देखा जाए तो हम 2022 में भी दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हैं। परचेजिंग पायरिटी के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ 3 ट्रिलियन यानी 3 खरब से भी ज्यादा की इकोनॉमी है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है, उस तरफ हम तेजी से बढ़ती हुई वाइब्रेंट इकोनॉमी है। यही वजह है कि दुनिया हमारी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखती है और हम दुनिया को दोस्ती, भाईचारा और कॉपरेशन के साथ साथ अमन चैन का पैगाम देते हैं। लेकिन आज के बदले हुए हालात में ये जानना काफी अहम है कि हमारे सरोकार क्या हैं। इन्हीं बारीकियों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं 3 खास मेहमान। एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता, आप फाउंडर हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के, सर स्वागत आपका। हमारे साथ मौजूद हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज से डॉक्टर शीतल शर्मा। डॉक्टर शीतल, स्वागत आपका। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं जेएनयू के ही सेंटर फॉर रशियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज से डॉक्टर राजन। डॉक्टर राजन, स्वागत आपका। डॉक्टर शीतल, असल में जब हम संबंधों की बात करते हैं, हम रिश्तों की बात करते हैं, हम डिप्लोमेटिक होने की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो कई सारी चीज़ें जहन में एक साथ आती हैं। यूरोपियन कंट्रीज में आप महारत हासिल करती हैं, उनकी नब्ज आप अच्छे से समझती हैं। मैं उन संबंधों को लेकर क्या इस मौजूदा संकट से जोड़ के हम कोई नई इक्वेशन बनती हुई देख सकते हैं? हाँ, यूरोप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर इमर्ज करके आने वाला है। उसके लिए फिर से हम थोड़ा सा शीत युद्ध की तरफ जाएं तो पूरा का पूरा यूरोप जो था वो 2 भागों में बटा हुआ था। हालांकि कैंप के लीडर जो थे वो दोनों यूरोप से बाहर थे, बट ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में डिवीजन था। जब बर्लिन वॉल ख़त्म हुआ, जब शीत युद्ध ख़त्म हुआ, उसके बाद यूरोपियन यूनियन उभर कर आया और यूरोपियन यूनियन में एक एक करके मेंबर स्टेट्स बढ़ते चले गए। यूरोपियन यूनियन का सोल क्या था, उसकी आत्मा या उसका आधारभूत ढांचा क्या है कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जो सारे प्रिंसिपल्स, जो वैल्यू बेस्ड सिस्टम है कि आप रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटीज़ हैं, आप ओपन इकोनॉमीज़ हैं, लिबरल हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, सम टोटल ये है कि भाई एक खुला स्ट्रक्चर है जिसको आप एक लिबरल एनवायरनमेंट कहते हैं, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड कहते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, रूल बेस्ड गवर्नेंस कहते हैं। और धीरे धीरे जो सारी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के लिए अप्लाई करती रही। यूक्रेन ने भी एकदम से कहा है कि मुझे भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए। हालांकि ये सिचुएशन अलग है, बट वहाँ पे एक कोपेनहेगन क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आप मेंबरशिप को ले सकते हैं और मेंबरशिप पा सकते हैं। अब क्या होगा? अब जो है अचानक से अगर रशिया ने इस तरीके का एग्रेसिव एक्शन यूक्रेन में लिया है तो जितनी भी जो पूर्व यूएसएसआर की कंट्रीज थी या रशिया के इन्फ्लुएंस में थी वो यूरोप की तरफ और खिंच जाएंगी, वो ज़्यादा ग्रेविटेट होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूरोपियन यूनियन के साथ क्लोज महसूस करना चाहेंगी। उसमें एक बात और है कि कहीं ना कहीं कुछ 5-10 साल पहले जब रेफ्यूजी क्राइसिस था और इकोनॉमिक डाउनटर्न था, उस टाइम भी कहीं ना कहीं सेंट्रल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो अपने को ईयू से अलग देख रही थी क्योंकि उस टाइम कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। बट अब सिक्योरिटी थ्रेट के चलते, रशिया की एग्रेसिव पोस्चरिंग के चलते ये सारी कंट्रीज जो हैं वो यूरोप, वेस्टर्न यूरोप के फोल्ड में ज़्यादा जाना चाहेंगी। उसके अलावा जो यूएसएसआर से विघटित कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं डर जाएंगी, सहम तो गई हैं कि भाई कहीं ऐसा हमारे साथ हुआ तो दोबारा हमारा जो है रशिया का टेक ओवर ना हो जाए। तो इस तरीके से क्या है कि यूरोप जो है एज ए एंटिटी, यूरोपियन यूनियन एज ए एंटिटी बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट होगा, बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। कुछ इशू लेकर जो उनमें समस्याएं थी वो अब उनको दरकिनार करके ये देखेंगे कि सिक्योरिटी के मद्देनजर रखते हुए जो हमारा आर्किटेक्चर है वो और स्ट्रांग हो और हम एक दूसरे की और मदद करें। और उसका बेस्ट एग्जांपल है कि यूक्रेन ये कह रहा है कि मुझे यूनियन का मेंबर बना लिया जाए तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो जाएगा, मुझे रिसोर्सेज होंगे मिलिटराइजेशन में। हालांकि इट्स नॉट अ मिलिट्री यूनिट,
ऐसे ईयू की कोई मिलिट्री प्रेजेंस अभी ऐसी है नहीं, बट कहीं ना कहीं उसे जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क की जितनी भी एडवांटेजेस हैं, जो प्रिविलेजेस हैं, उसका वो भागीदार हो जाएगा। तो वहाँ पे इनको एक मजबूती मिलेगी, दे वुड बी एबल टू फील देमसेल्स, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, यदि कुछ होता है तो हम कॉमन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर हैं और हमारी सहायता की जाएगी। तो यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, विच इज कंसोलिडेशन ऑफ पोजीशन। इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा कि हालांकि पोलराइजेशन, बाइपोलैरिटी खत्म हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं जो ओल्ड प्लेयर्स हैं वो फिर भी उसी तरह का रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, पर उसमें एक जो न्यू प्लेयर है जो बहुत बढ़कर आप उसको देख सकते हैं एज अ थ्रेट, जो यूएस के लिए भी था और इंडिया के लिए भी है और यूएस के लिए है भी, वो है चाइना। और चाइना कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की बातों को सपोर्ट करता है, जैसे यूक्रेन की क्राइसिस में रशिया को उसने क्रिटिसाइज नहीं किया है, रशिया के साथ है, इसने कहा इकोनॉमिक सैंक्शंस का भी कोई असर नहीं होने वाला, हो सकता है उसको तेल में भी मदद करे, रीरूट होकर यहाँ से तेल निकलने लग जाए। तो बात वो है कि अगर चाइना की सपोर्ट मिलती है रशिया को, या चाइना उसको सपोर्ट ना कीजिए, अगर उसको डिक्राई भी नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकिंग जो है, जो पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड है, वो दोबारा से उभर कर आ सकता है। ठीक है, डॉक्टर राजन भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राजन, अगर ये संकट यूं ही अभी लंबा चलता रहा तो क्या दुनिया को, क्या विश्व को उच्च मुद्रास्फीति और कम आर्थिक लागत, इसको, इस गतिरेत को, इस कॉन्ट्रडिक्शन को भी झेलना पड़ेगा? क्या जीवन यापन की जो लागत है वो प्रभावित होगी, ये तय माना जाए? घनश्याम जी, ये तो मान के चलें कि इसका असर पूरे वर्ल्ड पे होगा, और कई तरीकों से होगा। जहां तक आपने इन्फ्लेशन की बात की, तो वो तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं कि तेल का दाम जिस ढंग से $100 क्रॉस कर चुका है, और तेल ठीक है कि बाद में रास्ते निकाले जाएंगे, गैस के रास्ते भी दूसरे ढूंढे जाएंगे, चीन को सप्लाई करेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट बिल्कुल सीधा दिखेगा। आप जानते हैं कि दूसरा कि जो पॉलिटिकल इसके इम्प्लीकेशंस हैं वो सबसे ज्यादा दिखेगा, और उसका असर आपको सीधा भारत पे भी दिखेगा। मैं भारत के संबंध में अगर एक चर्चा करूं आपके साथ, तो देखिए, अभी दिक्कत यह है कि ये बिल्कुल मान के चलें कि रूस और चीन के संबंध अभी काफी अच्छे होंगे, क्योंकि रूस के पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है आज के समय में, और उसके साथ मजबूरी होगी कि उसके साथ जो चीन के साथ वो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट या जो दूसरे एग्रीमेंट है वो करे, और उसका असर आपका जो भारत में जो लोग हैं वो उस पर पड़ेगा, क्योंकि चीन काफी इम्पावर होगा, और जो साउथ इंडो पैसिफिक का जो एरिया है, भारत प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, वहां पे वो सीधा कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका के साथ बढ़ने की संभावना है। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव यह बताया जा रहा है कि रूस को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका चीन को कंसेशंस भी दे सकता है, कि अमेरिका चीन के साथ कुछ एग्रीमेंट भी कर सकता है। अगर वैसी स्थिति भी होती है तो आप ये मान के चलें कि फिर क्वाड कमजोर होगा, या भारत और जो अमेरिका के रिश्ते हैं वो भी प्रभावित होगा। तो कुल मिलाजुला के मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जो ट्रेड हम रूस से करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उसका असर सीधा पड़ेगा। यूक्रेन चूंकि एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल कंट्री है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो अब वहां पे अगर वो एक्सपोर्ट अगर कम होता है, चूंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गए हैं, तो वो अगर होगा तो जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं, पूरे वर्ल्ड ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, तो फूड प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं उसके तेज होने की संभावना बताई जा रही है, जो इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। तो इन सारे चीजों का असर बिल्कुल भारत पे भी पड़ेगा और बाकी देशों पे भी पड़ेगा। और जहां तक जो विश्व के दो खेमों में बंटने की बात है, तो मुझे लगता है कि दो खेमों में नहीं देखे, अभी का जो विश्व होगा वहां पे एक तो बहुत ही पावरफुल कंट्री अमेरिका रहेगा, लेकिन दूसरे जो रीजनल पावर है, चाइना भी दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्री होगा, लेकिन जो रीजनल पावर जैसे यूरेशिया का जो क्षेत्र है वहां पे रूस सबसे बड़ा पावरफुल होगा, लैटिन अमेरिका में ब्राजील काफी पावरफुल होगा, साउथ एशिया में इंडिया काफी पावरफुल होगा। तो इस ढंग के रीजनल कॉम्प्लेक्सेस आपको इमर्ज करने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र जी, असल में अभी ये समझाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि देखिए भारतीय व्यापार पे इसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है लेकिन आने वाले समय में ही सही, जैसे कोविड के बाद धीरे धीरे चीजें पटरी पे लौटने लगी हैं, उसके बाद क्या माना जाए सर, अर्थव्यवस्था के लिहाज से और तेल एक बड़ी चुनौती होने जा रहा है? नहीं, ज़रूर चुनौती होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में शुरू में हम ओवर रिएक्ट करते हैं। आप डॉक्टर राजन ने एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के बारे में कहा, सनफ्लावर ऑयल आता है वहाँ से बहुत, यूक्रेन इज़ अ वेरी लार्ज एक्सपोर्ट, लेकिन इसका शॉर्ट टर्म पे असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल ऑयल कहीं और से नहीं आ सकता है, या कोई और जगह प्रोड्यूस नहीं करना शुरू कर सकते हैं, या यूक्रेन में प्रोडक्शन बिल्कुल ही बंद हो जाएगा ओवर द ईयर्स।
तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट टर्म में इसका असर पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी जिक्र किया कि जो जहाँ तक ऑयल का सवाल है, हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहली बात तो हम रशिया से ऑयल मंगाते ही नहीं है, और हमारा जो ऑयल है वो वेस्ट यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है और अफ्रीका से आता है। रशिया से बात चल रही है लेने की, लेकिन तो हम चाहते हैं कि हमारा जो है सोर्सेज जो हैं वो डाइवर्सिफाइड हो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसका भी नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तेल पड़ा तो नहीं रहेगा, तेल इस्तेमाल होगा। और देखिए, अमेरिका जो कि ड्राइविंग सीट में है और ऐसी पॉलिसीज़ ले सकता है, वो नहीं चाहता कि अमेरिका के अंदर अमेरिकन जो है आदमी गैस की प्राइसेस ज़्यादा दे, क्योंकि उसका असर डायरेक्टली जो है वो प्रेसिडेंट की पॉपुलैरिटी पे पड़ेगा। तो मेरा जो आई एम होपफुल कि ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट को धीरे धीरे ये मिनिमाइज हो जाएगा। बट जैसा पहले मैंने जिक्र किया कि इसका जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और बाकी हर कंट्रीज़ की बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल इक्वेशंस पे फ़र्क पड़ेगा। इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है वो हमारे को जो चाइना से थ्रेट है, इसकी बात हुई कि भाई यूरोप में यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा, आउटलाइंग सेंट्रल एंड यूरोपियन एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि पहले रशियन ब्लॉक में थे, वो अब वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा अपने को मजबूत नज़दीक महसूस करेंगे। जब पॉइंट क्या है कि ये जो चाइना की जो थ्रेट है ना, वो समझ में नहीं आती लोगों को। तो चाइना थ्रेट वॉज नॉट एबल टू एक्ट लाइक दी रिक्विजिट ग्लू, तो अब ग्लू चाहिए। वो रशिया की थ्रेट जो है वो पुराने कोल्ड वॉर के परिप्रेक्ष्य में एक नजर आती है कि भाई हाँ, रशिया की थ्रेट है तो सब लोग इकट्ठा हो जाओ। लेकिन चाइना की थ्रेट अभी भी ये जस्ट टेम्पररी है। अब ये रशिया का जो गर्मी खत्म होगी अभी, अच्छा, तो अमेरिका खुद ब खुद उनको समझ में आएगा कि ये गलती कर गए, क्योंकि रशिया की ज़्यादा थ्रेट नहीं है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी में। वो बहुत उनकी एक लिमिटेड डिमांड थी कि भाई आप नेटो को मत एक्सपेंड करिए, हमारे डोर स्टेप तक मत ले आइए, यूक्रेन को नेटो में मत लाइए। ये बड़ी एक, और बहुत सारे लोग दुनिया में इस बात को बहुत रीजनेबल समझते हैं कि भाई हाँ, रशिया की एक रीजनेबल डिमांड है। अगर आप देखें तो 60s में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई तो रशिया ने क्यूबा में मिसाइल्स लगाए और अमेरिका की तरफ डायरेक्टेड थे, और अमेरिका टुक अ वेरी टफ स्टैंड। जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, तो जॉन एफ कैनेडी ने ऐसा स्टैंड लिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं हम लगने देंगे, एंड ही बिकेम अ हीरो, और रशिया ने उस वक्त विड्रॉ कर लिया। तो पहले भी ऐसे हालात आए हैं, आप किसी भी कंट्री के डोर स्टेप में जाके वहां पे थ्रेटन करना नहीं शुरू कर सकते। तो अभी उनको समझ में आएगा, मेरा ख्याल है थोड़े दिनों में, कि ये यहाँ पे गलती हो गई या ओवर रीचिंग हो गई, और वास्तव में दुनिया को सबसे ज्यादा थ्रेट जो है वो चाइना से है। और इस सब वाकये से सबसे बड़ा फायदा किसको हो रहा है? चाइना को हो रहा है। और चाइना विल फील एम्बोल्डन्ड। खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो कि चाइना जो है वो ताइवान में अपने आंखें दिखाने लगे या साउथ चाइना सी में और एग्रेसिव, तो आप कह रहे हैं परिस्थितियां कुछ भी हो लेकिन चाइना फायदे में नजर आता है। चाइना फायदे में नजर आएगा, और वेस्टर्न कंट्रीज को ये भी नजर आएगा कि गलती हो गई और चाइना ही की मेन थ्रेट है, और फिर से चाइना की तरफ अपना जो है वो रुख अख्तियार करेंगे। ठीक है, तो ये संकट महज कुछ दिनों का नहीं है, और यहां से कई और चीजें अध्याय के तौर पे, लेसन्स के तौर पे हम सीखते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर शीतल, अगर हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, प्रभाव की बात करते हैं, आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो क्या सरकारी खर्च भी वास्तविक रूप से गिर सकता है, और क्या सार्वजनिक सेवाओं में भी कमी की नौबत आ सकती है? बात यहां तक पहुंचेगी? घनश्याम, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म है, ये तो बहुत लॉन्ग टर्म है कि सरकारी खर्चों में कटौती होगी। बट एक बात, थोड़ा सा इसको और ऊपर वाले लेवल पे ले जाऊंगा, ग्लोबल लेवल पे। इंटरेस्टिंगली जो सबसे ज्यादा राइवल पावर्स देखी जाती हैं उनमें सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। जैसे आप भारत चाइना में लगा लीजिए, सबसे ज्यादा ट्रेड हमारा चाइना के साथ है। यूएस चाइना में लगा लीजिए, यूएस का जो कंप्लीट नैरेटिव है पिछले 10-15 साल से तो बहुत ही एग्रेसिव है कि चाइना को कंटेन करना है, चाइना रीजनल पावर बनता जा रहा है, चाइना इंटरनेशनल थ्रेट भी बन सकता है। सबसे ज़्यादा ट्रेड वर्ल्ड में यूएस और चाइना का होता है, $560 बिलियन के करीब है।
यूएस जो है रशिया को एक थ्रेट देखता था, या रशिया ईयू को एक थ्रेट देख रहा है कि भाई नाटो यहाँ तक आ गया, उनका सबसे ज़्यादा ट्रेड है, 200 बिलियन यूएसडी का है। इंटरेस्टिंगली जिसको आप सबसे बड़ा थ्रेट देखते हैं उसके साथ आपका सबसे ज़्यादा व्यापार समझौता चल रहा है, बाकी कंट्रीज़ के साथ आपका कम है। जैसे आप इंडिया ईयू का देखिए तो 60-70 बिलियन के करीब है, जबकि हम ईयू को इतना अच्छा पार्टनर मानते हैं कि देयर इज़ अ कन्वर्जेंस ऑफ वैल्यूज़ और सब कुछ बात चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ भी हो, किसी भी करवट ये ऊट बैठे जो भी फ्यूचर में निकल कर आएगा, चाइना एक उभर कर ऐसा प्लेयर आया है जिसने अपनी मंशा ऐसी क्लियरली नहीं दिखाई है। नाटो को बाद में पता चलेगा कि हाँ आप एक्चुअल में एक सिक्योरिटी थ्रेट पुटअप कर रहे हो रशिया के लिए, तो हमें इतना हमें सोच समझ के फूक के कदम रखना चाहिए, वो बात अलग है। रशिया को भी ये रियलाइजेशन होगा कि भाई शायद उसकी इंटरनेशनल इमेज को एकदम से एक क्षति पहुंची है, तो शायद उन्हें इस तरीके का एक्शन नहीं लेना चाहिए था। बट अभी तक चाइना की किसी को मंशा ही नहीं समझ में आई। एक रहस्यमयी मशीनरी सी है कि ये किस तरीके से आपको किस तरह पे आहत पहुंचाएगा या चोट पहुंचाएगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर चाइना रशिया को सपोर्ट करता है तो रशिया तो उसके पास है ही है, उसका मित्र बनेगा। अगर रशिया को दबाना है, चाइना के थ्रू दबाना है या ध्यान बटाकर दबाना है, तो यूएस जो है वो चाइना को सैंक्शंस देगा, तो भी चाइना की जीत है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर चाइना बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में डिप्लोमेटिकली या राजनीतिक लेवल पे किसी भी तरीके से कहिए उभर कर आएगा, क्योंकि उसकी जो न्यूसेंस वैल्यू भी और सेंस वैल्यू भी जो है दोनों बढ़ेगी। जिस भी तरीके से ऊंट किस करवट बैठता है वो पता चलेगा। इंडिया में जो है उसको बहुत ही मुश्किल, तो आप समझ लीजिए कि फ्यूचर इसलिए भी हो सकता है कि आप ये टाइट रोप वॉकिंग कब तक करेंगे। अगर ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, कल आप यूएन में जो इमरजेंसी मीटिंग हुई है उसमें आप सुन रहे थे, पूरे कंट्रीज़ के नेता बोल रहे थे और अपने अपने मत सामने रख रहे थे। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अब अपने आप को किस ओर दिखाए। क्या वो रूल बेस्ड ऑर्डर के साथ चलना चाहता है, या भाई तुम्हारा जो झगड़ा चल रहा है वहाँ तक, हमारा जो इशू है वहाँ पे तो हम प्रिंसिपल स्टैंड लेंगे, दूसरी जगह हो रहा है तो हम चुप्पी साध लेंगे, ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, जो अपने खर्चों की बात है या पब्लिक एक्सपेंडिचर पे कटौती की है या वो है, ये बहुत दूरगामी है, इसको आप इमीडिएटली नहीं कह सकते हो। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो वो अगर प्रोड्यूस भी कर रहा है तो अपने पास थोड़ा ना रख लेगा पूरा का पूरा, उसको भी कहीं ना कहीं तो उसको भेजना ही पड़ेगा। तो एक दो झटका आपका इमीडिएटली, जैसे इंडिया चाइना की बात हुई थी गलवांग में जब इशू चल रहा था, तो हमारे पास देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ माइक्रोचिप्स की, जो शॉर्टेज आई थी सेमीकंडक्टर्स की, पर कहीं ना कहीं हमारा व्यापार चलता रहा और बढ़ता रहा डिस्पाइट कोविड, डिस्पाइट ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस, डिस्पाइट हैविंग अ इल फीलिंग टुवर्ड्स चाइना, हमारा व्यापार बढ़ता ही रहा। तो ये तो है, जो व्यापार जो है वो एक अलग रास्ते पे चलता जाएगा, राजनीतिक जो रिलेशनशिप है वो एक अलग रास्ते पे चलती जाएगी, इंटरनेशनल इमेजेस जो हैं वो अलग रास्ते पे चलती जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि द वर्ल्ड हैज बिकम सो कॉम्प्लेक्स और यहाँ इतने रास्ते चल रहे हैं, किसी रास्ते पे आप ठीक रहेंगे, किसी पे आप एक से आई टू आई नहीं देखेंगे, किसी पे आप दुश्मन नजर आएंगे, किसी पे आप मित्र नजर आएंगे। तो ये जो है ये एक किस्म से अच्छा भी है कि आप यू आर नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड और पेंटेड विद वन स्ट्रोक कि आप दुश्मन हैं या दोस्त हैं, नहीं। आप किसी एरिया में, क्षेत्र में आप मित्र हैं, किसी में आप सहयोगी हैं, किसी में आप बहुत स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, किसी में आप दुश्मन भी हैं। तो इस तरीके से अगर हम वर्ल्ड को देखें तो जो डिफ्यूजनेस हुई है ब्लॉक्स की और रूट्स ऑफ इंटरमिंगलिंग विद ईच अदर, वो हमारे बेनिफिट में ही रहेगा। ठीक है डॉक्टर राजन, जिस तरह से डॉक्टर शीतल भी कह रही हैं, अगर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो जो देश मिडिल पाथ लेकर चलते हैं उन देशों की स्ट्रेटजी आगे आने वाले समय में इस संकट के मद्देनजर को हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, उनका विश्लेषण कैसे हो सकता है उन देशों का जो मिडिल पाथ लेकर चलते हैं? देखिए, मिडिल पाथ लेके वही कंट्री चलते हैं जो कि जिनके पास क्षमता होती है, और अगर उनके पास क्षमता नहीं हो तो फंस जाते हैं। मैं बता दूं, एक सीधा उदाहरण आप देखिए यूक्रेन का है। यूक्रेन के साथ समस्या यह थी कि वही न्यूट्रल पॉलिसी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था, और एक साइड लेने का कोशिश जैसे वो किया, नाटो के मेंबर की जैसे ही उसने उम्मीद जताई, उसके बाद उस पर क्राइसिस शुरू हो गया। लेकिन न्यूट्रलिटी की पॉलिसी जो है या नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, कई बार लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उसको कोई भी शक्तिशाली देश ही उसको परस्यू कर सकता है, कोई कमजोर देश नहीं कर सकता है। वीरेन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेन जी, 2 विश्व युद्ध झेलने के बाद 21वीं सदी में एक देश दूसरे स्वतंत्र देश पे हमला करता है, बाकी देश उसे रोक पाने में भी नाकाम रहते हैं। अब ऐसे में चाहे यूएन हो, चाहे यूरोपीय संघ हो, चाहे नेटो हो, सर इनकी भूमिका, इनकी एग्जिस्टेंस पे भी सवाल उठते हैं क्या? रीडिफाइन करने की जरूरत है क्या? देखिए, दुनिया को इस चश्मे से नहीं देखना है
कि सिर्फ रूल्स बेस्ड ऑर्डर चलता है, चलना चाहिए और उसकी सब जो है तारीफ़ करते हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रियलिटी, उस रियलिटी को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूरोपियन यूनियन है, यूएन है, और हिंदुस्तान जो है वो जिन ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है वहाँ पर अपना ड्यू रोल अदा करना चाहता है। आपको मालूम है कि यूएन में हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की तरह से हमको जोड़ा जाए, लेकिन इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ अगेंस्ट हैं। और चाइना ने हमारी बड़ा ऑपोजिशन किया और कंटिन्यू कर रहा है ऑपोजिशन करते हुए। अब रशिया को देखें तो रशिया ने हमारी हर मौके पे मदद करी। मैं समझता हूँ कि जो आने वाले दिनों में आपको अपनी फ्यूचर में क्या इंटरेस्ट हैं, क्या नेशनल इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे आपको अपने डिसीजंस लेने होते हैं। हिस्ट्री को ध्यान में रखें, बट हिस्ट्री से ओवरटली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हिस्ट्री को नज़र रखें तो आप हर मौके पे 71 वॉर में, कारगिल वॉर में, हमारे जब इंडिया पाकिस्तान से लड़ाइयाँ हुई, हर मौके पे रशिया हमारे साथ खड़ा रहा और हमारी बहुत जम के मदद करी। ठीक है। तो क्या उस मदद को हम टोटली नकार देंगे, उसको ध्यान में नहीं रखें? अब जैसा कहा जा रहा है कि भाई ये रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, तो एक कंट्री ने दूसरे पे इन्वेड किया, गलत है, हर मायने में मॉरल तौर पर गलत है। तो इंडिया को उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, ऐसे कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग लेकिन डॉक्टर शीतल, भारत की विदेश नीति में प्रिंसिपल पोजीशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको कोई दोस्त है भी और वो गलत है, तो क्या उसे साथ देने की या उसके अलग जाने की स्थिति का ये समय आ गया? क्या इस तरह का रुख अख्तियार अब कर लेना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए जिसकी चर्चा हो रही है, जिसका सब भी जिक्र कर रहे हैं? घनश्याम, हमारी इमेज बड़ी अच्छी रही है, नॉन एग्रेसिव है, दूसरे की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की है, रूल्स अगेन वही रूल्स वाली बात है, वैल्यू सिस्टम की बात है, कन्वर्जेंस की बात है, बहुत अच्छी रही है। नॉन अलाइंड थे हम, बहुत इंपॉर्टेंट भी था हमारे लिए उस टाइम रहना, और अब भी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप जैसे राजन बोल रहे थे कि क्षमता पे डिपेंड करता है कि आप नॉन अलाइंड हैं, पर क्षमताएं भी जो हैं वो डिफरेंट तरीके की होती हैं। आपकी आर्थिक क्षमता डिफेंस सामरिक है, या फिर आपकी रीजनल बैलेंस को करने के लिए है। तो ये काफ़ी चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। तो अब इशू आते हैं 3, जब आप इंटरनेशनल ऑर्डर में या सिक्योरिटी या रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें कि सिक्योरिटी, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प। यूक्रेन तो सेल्फ हेल्प कर रहा है, रशिया एक सर्वाइवल के इशू में फियर कर रहा था, अपनी सिक्योरिटी को लेके ओवर कॉन्शियस हुआ और एक ऐसा कदम उठा दिया जिसमें उसकी इंटरनेशनल इमेज को जो है काफ़ी डेंट लगा है। अब इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए एक ऐसी समस्या भी कह लीजिए, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी कह लीजिए, पर अगर वेट थ्रू कर जाता है तो बहुत इमर्ज करके एक क्लियर छवि भी आएगी कि इंडिया ने किसी भी टाइम पे किसी का अगर स्टैंड नहीं किया, किसी का क्रिटिसिज्म नहीं किया और अपने हितों को ध्यान में रखा, वो भी एक तरीके की इमेज होगी, वो भी एक तरीके की हमारी स्ट्रेंथ होगी कि देखिए जिसने हमारा पुराने समय में साथ दिया उसको हमने दरकिनार भी नहीं किया तो ना पूरा सपोर्ट किया। इसी तरीके से यूएस है, यूएस पे हमारी डिपेंडेंस भले ही हम देखते हैं फ्यूचर हमारा सिक्योर यूएस के पाले में है, बट फिर भी हमने यूएस को बढ़ चढ़ कर इतना सपोर्ट नहीं किया कि ब्लाइंडली फॉलो किया। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है वो एक समय में उभर कर आएगी, इमीडिएटली नहीं आ सकती कि भाई आप आज ही कुछ कह दीजिए, क्योंकि हम इतनी छोटी भी कंट्री नहीं है कि अपने पत्ते एकदम से इतनी जल्दी खोल दें कि भाई हम प्रो ये हैं या एंटी ये हैं, क्योंकि दोनों की पोजीशन में कुछ स्ट्रेंथ है, कुछ वीकनेसेस हैं। और इसी को देखते हुए उन स्ट्रेंथ वीकनेसेस को हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ या अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने सिक्योरिटी इश्यूज के साथ जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। तो सम टोटल ये है चेस बोर्ड की बिसात सी बिछ गई है जिसपे आप एक मूव करते हैं तो उसके रिपरकशंस जो हैं वो रीजनल भी हैं, नेशनल भी हैं, लोकल भी हैं और ग्लोबल भी हैं। तो हर मूव जो है वो किस तरीके से अनफोल्ड होगा, टाइम विल टेल। ठीक है, चलिए, तो कई अहम जानकारियां आज की इस चर्चा में शामिल हुई। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग चर्चा में आए, शामिल हुए, थैंक यू सो मच। तो हमारी इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। आप अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस के साथ हमको भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ आज इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
कैसा लग रहा है? मैडम फेशियल कैसा लग रहा है? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या वाकई ऐसा है? कल तो नहीं था यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसी स्कीम के बहकावे में आकर हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा महफूज रखें और समझदारी से सरमायाकारी करें। अगर ज्यादा रिटर्न्स के पीछे भागेंगे तो रिस्क भी उतना ही उठाएंगे। और फास्ट रिटर्न से महफूज रह के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बने, चौकन्ने। 21वीं सदी का भारत